माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इतनी ठंड में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। आप सभी मछली पकड़ लेना, देखो मैं फिश टैंक ले आया हूँ। उफ ये ठंड। अरे और कितने देर तक पानी में खड़े होकर मछली पकड़ोगे? अब जितनी भी फिश पकड़नी है उन्हें ही लेकर इधर आ जाओ, फिश टैंक तैयार करना है। भाभी, आप जाओ भैया की मदद करो। वैसे भी आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई इस ठंड की वजह से तो दिक्कत हो जाएगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पूरा परिवार, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी अपनी माँ और दादी के साथ मिलकर ठंडे ठंडे पानी में खड़े होकर मछली पकड़ रहा है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ जी, लगता है इस साल की ठंड हर साल से ज्यादा पड़ने वाली है। हाँ बहू, तू सही कह रही है, पर मुझे तो इस ठंड से ज्यादा तेरे होने वाले बच्चों की चिंता है। दादी, आपको सिर्फ माँ की और मेरे होने वाले भाई बहन की ही चिंता क्यों रहती है? देखो, मेरा भी तो स्वेटर फट गया है, मेरे लिए एक नया स्वेटर बना दो ना, बहुत ठंड लगती है। हाँ हाँ लड्डू बेटा, मैं तेरे लिए नया स्वेटर बना दूंगी। बहू तो कितने बड़े घर की बेटी है, पर जब से हमारे घर आई है तब से गरीबी ही देख रही है। कई बार तो तू अपनी किस्मत को कोसती भी होगी। हाँ माँ जी, सच बताऊं तो जब मैं इस घर में आई थी तो मैं बहुत दुखी थी, पर अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। और रही मायके की बात, यहाँ आने के बाद तो मैं मायके को भूल ही गई, और वैसे भी मायके में मेरा कोई अपना नहीं है, वो सब सौतेले हैं और वो चाहते थे कि मैं हमेशा दुखी रहूं, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पर जिसके साथ भगवान होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें बाहर से एक शोर सुनाई देता है और वो लोग घर से बाहर जाते हैं। बहू, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, तू लड्डू को लेकर अंदर चली जा। पर माँ जी, ये आदमी कौन है और क्यों हम सभी के घर पर ऐसा निशान लगा रहा है? अरे जिन जिन के घर पर खतरे का निशान लगा है वो सभी अपना घर एक हफ्ते के अंदर खाली कर दें, क्योंकि इस जगह पर सरकारी हॉस्पिटल बनेगा। हाँ, क्या सरकारी अस्पताल? पर हम सब यहाँ से जाएंगे कहाँ? क्या सरकार हमें मुआवजा भी नहीं देगी बेघर करने पर? अगर मुआवजा चाहिए तो दफ्तर जाओ और फॉर्म जमा करो, तभी मुआवजा मिलेगा। हाँ, पर हम गरीब लोग इतने कहाँ पढ़े लिखे हैं कि फॉर्म भरे या सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे? अरे मुआवजा चाहिए तो काटने तो पड़ेंगे चक्कर। हाँ। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब पूरा गांव परेशान हो जाता है, पर सभी लोग अपने रहने का कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर लेते हैं, सिवाय अर्पित के घर के। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे तो रिश्तेदारों ने भी हमें पहचानने से मना कर दिया इस ठंड में। आरती फिक्र मत करो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, और जल्दी से सामान बांध लो। आप सब खाने पीने का भी सामान रख लेना, सुबह होने से पहले घर खाली करना है। कैसे एक हफ्ता बीत जाता है किसी को पता भी नहीं चलता, और सुबह होते ही पूरा परिवार अपना घर खाली कर देता है और वहां पर बुलडोजर आकर सभी के सामने उनके घरों को तोड़ देते हैं। जिसके बाद अर्पित अपने पूरे परिवार के साथ आंखों में आंसू लिए रोड पर आ जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। माँ, पापा, बहुत ठंड लग रही है, मैं कहाँ सोऊं? आजा लड्डू, तू मेरी गोद में सो जा। अर्पित बेटा, आज रात हम इसी फुटपाथ पर रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही फिर से घर की तलाश में निकल पड़ेंगे। देख कितने सारे लोग इस फुटपाथ पर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। क्योंकि आशा के परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो पूरा परिवार फुटपाथ पर ही कंबल ओढ़कर सो जाते हैं और अगली सुबह फिर से घर की तलाश में निकलते हैं। पर क्योंकि निशा गर्भवती थी, इसलिए वो ज्यादा चल नहीं पाती और एक झरने के पास आकर रुक जाती है और एक पत्थर पर बैठ जाती है। मैं इस ठंड में और नहीं चल पाऊंगी, यहाँ नदी और झरना है, हम थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं और यहीं पर आग जलाकर बैठ जाते हैं ताकि ठंड में थोड़ा आराम मिल सके। हाँ भैया, मैं भी बहुत थक गई हूँ, हम कल से बस चलते ही जा रहे हैं इस ठंड में। पापा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। माँ जी, थोड़ा सा राशन निकाल दीजिए,
मैं लड्डू के लिए यही 4 ईंट जोड़कर खाना बना देती हूँ। अब निशा झरने के पास ही कुछ पत्थर और सूखी लकड़ियां जोड़कर आग जलाती है और अपने बेटे के लिए थोड़ा सा खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद सब वहीं पर आराम करते हैं और आशा अपने परिवार से कहती है, बेटा हमारे पास एडवांस पैसे नहीं है जो किराए के मकान पर जा सके और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ यहीं झरने के पास एक झोपड़ी बना लेते हैं। वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है। हाँ माँ, रहने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। निशा गर्भवती है और ठंड बढ़ती जा रही है। सर पर छत होना बहुत जरूरी है और अगर मैं इसी तरह भटकता रहा तो मेरी नौकरी भी छूट जाएगी और अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। अब पूरा परिवार खाना खाकर आसपास की जगह को देखने लगता है और उनकी नजर कुछ सूखी घास, लकड़ी, रस्सी आदि पर पड़ती है और वो सब इस ठंड में सबसे पहले घर बनाने का सामान जोड़कर घर बनाने में लग जाते हैं। माँ पूरा दिन निकल गया पर हम पूरे दिन में सिर्फ घर बनाने का सामान ही जोड़ पाए। भैया कल तो आपको काम पर जाना होगा। आपके जाने के बाद हम अकेले कैसे घर बनाएंगे। चुप कर तू। अर्पित बेटा तू आराम से कल काम पर जाना। मैं आरती के साथ मिलकर घर बना लूंगी। वैसे भी ठंड ज्यादा है, इस समय हमें घर के साथ पैसों की भी जरूरत है। अब अगली सुबह होते ही अर्पित काम के लिए चला जाता है। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और बड़ी मुश्किल से अर्पित और उसका परिवार झरने के पास अपने रहने के लिए घर बना पाता है। चलो आखिरकार हमारा घर बनकर तो तैयार हुआ। अब हमें ठंड में और खुले आसमान में रात नहीं गुजारनी होगी। माँ, इस ठंड में हमने घर तो बना लिया पर दादी ने मेरे लिए स्वेटर अभी तक नहीं बनाया। दादी कब बनाओगे आप मेरे लिए स्वेटर? कितनी ठंड हो रही है। लड्डू तुम्हारे लिए पापा नया स्वेटर ला देंगे। खुश। ये बात सुनकर लड्डू बहुत खुश होता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं पर एक दिन अर्पित निराश होकर घर आता है। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों हैं? क्या बताऊं निशा, मालिक ने काम से निकाल दिया। वो कहते हैं मैं रोज लेट आता हूँ। अब कैसे अपना गुजारा करेंगे। माँ देखो, मैं झरने की नदी में से ये रंगीन फिश लेकर आया हूँ। मेरा बेटा रंगीन फिश देखकर कितना खुश है। जब मैं मायके में थी तो हमारे घर में पूरा फिश टैंक था। बाहर मार्केट में फिश टैंक कितना महंगा मिलता है और यहाँ देखो झरने की नदी में कितनी सुंदर सुंदर फिश हैं। रंगीन फिश। आरपी जी देखो झरने की नदी में कितनी सारी रंगीन फिश है। क्यों ना हम फिश टैंक बनाकर बेचे। पर वो कैसे होगा निशा? आप बस छोटे छोटे कांच के गमले का इंतजाम करो। नदी से हम रंगीन फिश, पत्थर और घास निकाल लेंगे और अपने हाथों से फिश टैंक बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। निशा का ये आइडिया न सिर्फ अर्पित को बल्कि पूरे परिवार को बहुत पसंद आता है और अगले दिन ही पूरा परिवार मिलकर झरने वाली नदी में खड़ा होकर ठंड से कांपते हुए फिश निकालता है। इस तरह सास, नंद और बिट्टू ने फिश निकाली और निशा और अर्पित ने फिश टैंक तैयार किया, जिसके बाद पूरा परिवार उन्हें मार्केट में बेचता है। पर तभी आरती की नजर एक टूरिस्ट पर पड़ती है। अरे बेकार आए हम यहाँ पर। यहाँ कितनी भीड़ होने लगी है। काश की कोई हिडन प्लेस मिल जाता जहाँ झरना होता। भाभी, ये लड़का जिस जगह की बात कर रहा है हमारा घर तो ऐसे ही जगह पर है। क्यों ना हम अपनी जगह को टूरिस्ट प्लेस बना लें और झरने वाली नदी में ही कुछ कुर्सी टेबल लगाकर पहाड़ी डिश बेचें। हमारी कमाई इससे दोगुनी होगी। आरती की यह बात सुनकर पूरा परिवार रात को जैसे ही घर जाते हैं वो बिना आराम करे कपकपाती ठंड में लकड़ियां काटते हैं और अर्पित एक हफ्ते तक अकेले ही दिन रात एक करके कुर्सी और टेबल बनाता है और उन्हें नदी में लगा देता है, जिसके बाद आरती अपने साथ कुछ टूरिस्ट को लेकर आती है। वाओ, इट्स नाइस प्लेस। मजा आ गया। इसे कहते हैं हिडन प्लेस और झरने के पास नदी में टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। आंटी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। आप पहले मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय लेकर आना। लट्टू बेटा, जा जाकर जल्दी से टेबल कुर्सी साफ कर दे। इस तरह धीरे धीरे इस ठंड में वहां पर कुछ टूरिस्ट लोग आने लगते हैं और निशा पहाड़ी डिश बनाकर बेचती है। क्योंकि उनका खाना देने का तरीका और खाने की जगह बहुत अच्छी थी, इसलिए अब बड़ी तादाद में वहां पर टूरिस्ट आने लगते हैं और इस ठंड में एक गरीब परिवार इस तरह झरने के पास अपने रहने का गुजारा करता है। सुमन अपने परिवार के साथ ससुराल आ रही होती है। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। माँ जी से पूछूं क्या मैं?
अरे बहू, क्या हुआ तुझे? तो इतना शांत क्यों है? माँ जी, हम कब से बस चल ही रहे हैं, अब तक मेरा ससुराल आया ही नहीं। और कितना दूर है मेरा ससुराल? बहू, हम यहाँ गांव में नहीं रहते हैं। यहाँ की जमीन काफी ज्यादा महंगी है और हमारी हैसियत नहीं है कि हम इतनी महंगी जमीन खरीद पाए। इसीलिए हम रेगिस्तान में काफी अंदर रहते हैं। माँ, अंदर जाते समय तो ऐसा ही लग रहा है कि आसपास कोई नहीं है। गांव बस्ती सब तो बाहर ही है। हाँ बहू, सब बाहर ही है। हम अब जहाँ रहते हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं। हमारी वो भी जमीन नहीं है। बस इसी सुकून के साथ हम वहाँ रह रहे हैं कि उस जगह पर कोई कब्जा नहीं करने आएगा। हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मुझे पता है बहू, तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही होगी ना कि कैसा ससुराल है मेरा। पर बहू, हम गरीबों के लिए तो एक छोटी सी जगह भी बहुत होती है। माँ जी, आप मुझे क्यों समझा रही हैं? मैं आपसे कोई सवाल थोड़ी कर रही हूँ। और अब ये जैसा भी है मेरा ससुराल है, और जब मुझे अपने ससुराल से कोई परेशानी नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए। सच में बहू, जैसी समझदार बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। इसी तरह बहू रेगिस्तान वाले ससुराल आ जाती है। अब ये कैसा भी हो, लेकिन है तो मेरा ससुराल। और वैसे भी जो दिक्कत मेरे ससुराल वाले सहेंगे वो मुझे भी सहनी पड़ेगी, और मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। सुमन अपने ससुराल में ढलने की पूरी कोशिश करने लगी थी। कुछ दिन बाद सुमन खाना बनाने लगती है। आज भी रसोई में बस आलू ही है। इतने दिनों से मैं आलू ही बना रही हूँ। बहू, कोई बात नहीं, आलू ही बना दे। वैसे भी यहाँ से बाजार वगैरह अब काफी दूर है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो आलू ही बना दे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को आलू खाने की आदत है। पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मैं आप सबको हर रोज एक ही तरह का खाना खिलाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, इसमें तेरी थोड़ी ना गलती है। सुमन सबके आगे खाना परोस देती है, जिसे देखकर धीरज कहता है, ये क्या है माँ, आज भी वही आलू? अरे 4 दिन से मैं आलू ही खा रहा हूँ। रोज रोज आलू खाकर मैं तो पक गया हूँ। आप लोग बनाते हुए नहीं पके क्या? अरे बाजार पता है ना कितना दूर है। अगर हम कुछ लेने जाएंगे तो घर कब आएंगे, ये तू जानता है अच्छे से, और फिर भी सवाल कर रहा है। आपको भी पता है चिकन कितना अच्छा लगता है मुझे, और मैंने पता नहीं कब आखिरी बार चिकन खाया होगा। लेकिन घर के हालातों की वजह से हम सबको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। जो बनाए वही खाकर मैं चलता हूँ बाबा के साथ। कहाँ जा रहे हो आप? आपने मुझे तो बताया नहीं। कोई काम है क्या आपको? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था। वो क्या है ना, यहाँ पर तो हमें कोई काम मिलता नहीं है, कोई रोजगार है नहीं, इसलिए काम की तलाश में हम शहर जा रहे हैं। वहीं कुछ काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। घर चलाने के लिए पैसे तो जरूरी है ना। बहुत चिंता मत कर, काम के लिए किसी न किसी को तो घर से बाहर रहना ही पड़ता है। ठीक है, फिर मैं खाना भी पैक कर देती हूँ। आप लोग रास्ते में खाना खा लीजिएगा, अगर भूख लगेगी तो। कुछ देर में धीरज अपने पिता के साथ शहर चला जाता है। बस भगवान करे इन लोगों को कोई काम मिल जाए, वरना तो घर चलाना हमारे लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं। धीरज और उसके पिता को गए हुए काफी दिन हो गए थे और अब हालात बुरे होते जा रहे थे। माँ जी, 2 महीने हो गए हैं, इन लोगों का तो कुछ अता पता ही नहीं है, और घर पर राशन पानी भी सब खत्म हो गया है। अब क्या होगा हमारा? बहू, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। बहू, अपने मन में कोई गलत ख्याल मत लाइयो कि तेरा पति और ससुर कैसे इंसान है। जरूर वो किसी मुसीबत में या उनके कोई बुरा समय चल रहा होगा, वरना तो वो जरूर आते। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं तो अपने ससुर और पति के बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। मुझे भी पता है कुछ बात होगी, तभी वो हमें नहीं बता पाए और यहाँ भी नहीं आ पाए। पर मैं ये कह रही हूँ कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ। चल कल हम दोनों किसी काम की तलाश में चलते हैं। कोई काम मिल जाएगा छोटा मोटा, वो करके हम अपना घर तो चला ही लेंगे। कोई तो मदद करेगा ही। अगले दिन ही दोनों सास बहू काम की तलाश में निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। बहन जी, एक टमाटर मिल जाएगा, चटनी बनानी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम भिखारी लोगों के पास कोई काम नहीं होता है क्या? जब देखो मुंह उठाकर किसी न किसी के घर पर भीख मांगने चले आते हो। चलो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से तुम्हें। सास बहू उदास यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी एक मुर्गी से भरा टेम्पो सुमन को दिखाई देता है। माँ जी, हमारे रेगिस्तान में मुर्गी से बड़े बड़े गाड़ी का क्या काम? बहू, ये तो मुझे भी नहीं पता। चल हम चलकर देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। सास बहू उस गाड़ी के पास जाती हैं।
अरे भैया, आप इस रेगिस्तान में मुर्गी की गाड़ी लेकर क्यों आए हैं? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरा यही काम है। मैं मुर्गी लेकर जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा आराम करने के लिए रुकता हूँ। लेकिन आप दोनों को कुछ काम था क्या? भैया, आप रोज ही आते हैं, तो अगर आप मुझे हर रोज एक मुर्गी दें, उसके बदले में मैं आपको कुछ दे सकती हूँ। देखो, मुझे तो बहुत भूख लगती है, यहाँ पर आराम करने के लिए रुकता हूँ, लेकिन आसपास कुछ खाने की व्यवस्था ही नहीं है। अगर मुझे हर रोज कुछ खाने को मिल जाएगा तो मैं हर रोज मुर्गी देने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं हर रोज आपको चिकन बिरयानी बना कर दूंगी, फिर आप उसके बदले मुझे एक एक मुर्गी दे दीजिएगा। दोनों सास बहू बात करके घर जाने लगती हैं। बहू तो चिकन बिरयानी के लिए चावल कहाँ से लाएगी? माँ जी, इतना तो रास्ता दिखा ही दिया है भगवान ने, आगे का भी दिखा ही देंगे। दोनों सास बहू घर पहुंचते हैं तो वहां दोनों के पति थे। आप दोनों आ गए? हाँ, वो दरअसल हम फंस गए थे, लेकिन अब हमें काम मिल गया है, तो हम अब वहां पर जाएंगे दोबारा। बस यहाँ तुम्हें बताने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप ना शहर से चावल की बोरी ले आना, मैं यहाँ पर चिकन बिरयानी का काम शुरू करूंगी। अगले ही दिन दोनों सास बहू रेगिस्तान में चिकन बिरयानी बेचने का काम शुरू करती हैं। गर्मा गर्म चिकन बिरयानी ले लो, रेगिस्तान में चिकन बिरयानी ले लो। आओ भाई, खाओ चिकन बिरयानी, एक बार खाओगे बार बार आओगे। चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। कुछ ही देर में दोनों सास बहू के पास काफी लोग आ जाते हैं। कितने की प्लेट दी चिकन बिरयानी की? 40 रुपए प्लेट है, बिल्कुल गर्मा गर्म बढ़िया चिकन बिरयानी है। ऐसी चिकन बिरयानी आपने कहीं नहीं खाई होगी। कहीं का तो पता नहीं, लेकिन रेगिस्तान में तो नहीं खाई है, तभी तो यहाँ पर मेरी नजर खुद ही आ गई। अच्छा, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की प्लेट लगा दो। जी, अभी लगाती हूँ। हर किसी को दोनों सास बहू की बनाई चिकन बिरयानी बहुत पसंद आ रही थी। बहू, तेरा ये चिकन बिरयानी का आइडिया तो बहुत अच्छा चल गया। मुझे नहीं पता था कि हम कभी इतना अच्छा काम भी कर सकेंगे। लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है हमारी बनाई चिकन बिरयानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन लोगों की भीड़ से हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। और ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि आपकी भी मेहनत है। अगर आप नहीं होती तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। हम दोनों सास बहू की चिकन बिरयानी है ये। दोनों का काम काफी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों के पति शहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब आप लोग शहर मत जाइए, भगवान की कृपा से हमारी चिकन बिरयानी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और अब आप लोग ही हमारे यहाँ पर मदद कीजिए। आप लोग शहर जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे, इससे अच्छा तो हमारे साथ यहीं रह जाइए ना। हमें भी मदद मिल जाएगी और आप लोगों को हमसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। जो काम हम दोनों नहीं कर पाए वो तुम दोनों सास बहू ने कर दिया। हम रोजगार के लिए इतनी दूर भटक रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें रोजगार ही नहीं दे दिया। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू अपनी चिकन बिरयानी की दुकान खोलते हैं। आओ, आज हमारी तारीफ में सभी ग्राहकों के लिए फ्री में चिकन बिरयानी है। आप लोगों के प्यार से ही हमने यहाँ पर इतने अच्छे से पैर जमाया है। सास बहू के चिकन बिरयानी रेगिस्तान में इतनी मशहूर हो गई है कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी के अंत में दोनों सास बहू की चिकन बिरयानी रेगिस्तान में काफी फेमस हो जाती है। तो दोस्तों, आप ये बताइए, आपने कभी रेगिस्तान में चिकन बिरयानी खाई है? अगर खाई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।